दोस्तों, प्यार की सरहदों के 51वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अमृता को वर्तमान का बोध करवाया गया। उसने आगे आकर दरवाजा खोला। सामने राजवीर खड़ा था। चलो, रास्ता खुल गया है, कहकर राजवीर अंदर आया और कुशल को गोद में लेकर बाहर जाते हुए अमृता ले बोला, रेडी हो जाओ, गालों पर आंसुओं के निशान है। वो आगे बढ़ गया। राजवीर उसको सूखो आंसू देख सकता था और इस बात से अमृता की आंखें फिर नम कर गई। राजवीर वापस आया और मेशी को गोद में उठाकर अमृता से चलने के लिए कहा। अमृता आई और बच्चों के पास आकर बैठ गई। वो दोनों अभी तक सो रहे थे। सुबह के आगमन के साथ ही राजवीर ने उन सब के रूह के घर पर छोड़ दिया था और गाड़ी घुमा दी। दोनों ही बच्चे आधी नींद में थे और इस पर ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाई। अमृता उसे अंदर ले गई। इधर राजवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी घुमाते हुए मिरर में अमृता दिखी, जिसकी आंखें अभी भी खाली और सोनी सी लग रही थी, जैसे वो राजवीर को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें आज भी बहुत कुछ कह रही थी, पर क्या? ये तो तय था कि राजवीर से दूरी बनाए रखने में उसे खुद से लड़ना पड़ रहा था। राजवीर की करीबी आज भी असर करती थी उस पर। बातों बातों में उसने कहा भी तो था, आज उसके दिल में राजवीर धड़कता है। ऐसा है कि वो क्यों दूर भागती है। कुछ है जो उसे दर्द दे रहा है। वो कह सकती है लेकिन कह नहीं रही। वक्त ने एक मौका दिया है सब ठीक करने का, तो एक कोशिश कर सकती है, पर नहीं, वो तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती और न ही कुछ बताना। हर समय बस दूर रहना चाहती है। पर क्यों? कुछ तो है जो वो बहुत ही छुपा रही है। वो जो कहती है बात सिर्फ उतनी नहीं है और दूर भागती है कि कहीं कमजोर न पड़ जाए। कुछ तो ऐसा है जो उसे रोक रहा था। शायद कुशल। अगर सच में कुशल राजवीर का बेटा नहीं है तो उसके मन में राजवीर उसे नहीं अपनाएगा। बहुत ही सारी गुत्थियां जो कि बहुत ही ज्यादा उलझी थी, उन्हें सुलझाने का कोई और छोर नहीं मिल रहा था। रात से लेकर अब तक राजवीर के मन में विचारों का मेला लग गया था। उसने बलबीर जी का नाम लिया तो उसने जाकर पूछा, ऐसा क्या है जो वो जानते हैं और राजवीर नहीं? ऐसी कौन सी मजबूरी थी अमृता की जो बलबीर जी को पता है पर राजवीर को नहीं? वो तो ये जानता है कि बलबीर जी अमृता को पसंद नहीं करते थे और भनुबा के साथ मिलकर उन दोनों की शादी करवाई। भनुबा के झूठ के राजदार थे वो, पर अमृता, उसे किसी ने मजबूर किया क्या? बलबीर जी ने? क्या कुछ और भी ऐसा है जो उसके परिवार ने उसे छुपवाया है? समीर भी कह रहा था कि अमृता मजबूर थी और आज अमृता ने भी कह दिया। क्या अमृता की इस मजबूरी में भी उसके किसी करीबी का ही हाथ है? कई तरह के सवालों जवाबों में उलझा राजवीर अपने घर का रुख कर चुका था, क्योंकि अमृता ने बलबीर जी का नाम लिया और उसका नाम लेते ही जो तलखी, जो रोष था उसके अंदाज में, वो बहुत ही संदेह उत्पन्न कर रहा था। क्या हुआ जो सब बलबीर जी ने ही किया है? सोचते सोचते वो फिर से उसी ख्यालों में खो गया था। उसे वो फिर दिन याद आ गया था। राजवीर अमृता को बाहर रुका हुआ अंदर आया और कामिनी जी को आवाज देने लगा, माँ, माँ कहाँ है आप? ध्रुवी, ध्रुवी। राजवीर को कोई जवाब नहीं मिला। नौकर से पता चला कि घर पर कोई नहीं है, पर उसे पता नहीं था कि सब कहाँ गए हैं। राजवीर ध्रुवी को फोन लगाता है तो पता चलता है कि वो सब हॉस्पिटल में है। वो आगे बात कर पाता तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो झट से बाहर आया तो देखा बनुबा की माँ पुलिस के साथ लेकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजवीर के साथ अमृता भी उसे हैरानी से देख रही थी। बनुबा की माँ ने आते हुए राजवीर की तरफ इशारा किया और बोली, इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जलील इंसान जिसके कारण मेरी बेटी मौत के मुंह में है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। वट, क्या बकवास है ये? राजवीर ने हैरानी में पूछा। इतना कहना है कि कल रात आपने नशे में इनकी बेटे की इज्जत पर हाथ डाला, जिसके कारण उसने आत्महत्या की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में है। इंस्पेक्टर ने कहा, यह झूठ है, यह सरासर झूठ बोल रही है। सॉरी, पर आपको हमारे साथ चलना होगा। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा है, कहकर वो राजवीर को अपने साथ लेकर जाने लगे। एक मिनट, आप इन्हें कैसे लेकर जा सकते हैं? यह झूठा इल्जाम है। अमृता ने उन्हें रोकना चाहा। आप कौन? मैं वो, पुलिस स्टेशन आकर बात कीजिएगा, कहकर वो राजवीर को लेकर आगे बढ़ गई। अमृता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किस्मत क्यों उसके साथ बार बार इस तरह खेल खेल जाती है? क्या सोचकर आई थी और क्या हो रहा है? वो राजवीर के पीछे पुलिस स्टेशन पहुंची, पर वहां किससे बात करे, कैसे राजवीर को बाहर निकाले, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसे राजवीर से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। बार बार मिन्नतें करके वो थक चुकी थी। उसने ध्रुवी को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं लगा। अमृता कुछ नहीं समझ पा रही थी। यहाँ वो किसी को जानती भी तो नहीं थी। रात गहरा रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हर किसी की नजर का सामना वो कर असहज हो रही थी। राजवीर को ऐसे छोड़कर कैसे चली जाए। न ही उसे बाहर लाने की कोई राह सूझ रही थी, न ही वो राजवीर से मिल पा रही थी। होता है जब अचानक से कोई मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो जाती है, तब दिमाग चलना भी बंद हो जाता है। रूह का फोन आया कि वो कहाँ गई तो अमृता का सब्र टूट पड़ा और रोते हुए उसने सब बता दिया। थोड़ी देर बाद ही रूह और रिया वहां पर पहुंच गई। अमृता उसके गले लगकर रो पड़ी। उन्होंने उसे चुप कराया और आकर राजवीर से मिलने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों ने अमृता से पूछा कि राजवीर के घर पर बताया है। मैंने ध्रुवी को फोन किया पर लगा नहीं। किसी का और का नंबर मुझे पता भी नहीं है। वो दोनों उसे साथ लिए राजवीर के घर पहुंचे, जहां अभी तक कोई नहीं था। नौकर ने बताया कि वो सब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर बलबीर जी का फोन नहीं लग रहा। रो ने अपना फोन खंगाला तो उसे समीर का नंबर मिल गया और उसने उसे फोन पर सब बात बताई। समीर तुरंत वहां पहुंचा और अमृता से सब बात पूछ ली। इस पागल लड़के के दिमाग में कमी है क्या? जब कंट्रोल नहीं होता तो इतना पीता ही क्यों है? समीर ने कहा। कुछ भी मत बोलिए आप। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मदद करनी है तो कीजिए, नहीं तो चले जाइए यहां से। अमृता ने दर्द और क्रोध से मिले जुले स्वर में कहा। समीर स्तब्ध सा कुछ पल उसे देखता रहा। अंदर कुछ टूटता था महसूस हुआ उसे। चलो खुद को संयमित करते हुए बोला और उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वकील को बुलाया पर इस वक्त जमानत मिल पाना संभव नहीं था। किसी तरह राजवीर से मिलने की परमिशन मिल गई। अमृता उसे देखते ही फपक कर रो पड़ी। राजवीर का चेहरा भी मुरझा गया था। उसने अमृता के आंसू साफ किए और तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा। राजवीर ने समीर से उन तीनों को छोड़कर आने के लिए कहा। अमृता ने मना कर दिया पर राजवीर ने उसे अपनी कसम दे दी। अमृता रूह और रिया के साथ लौटी तो आई पूरी रात खामोशी रूह के सीने से लगकर रोती रही। सुबह के समय अमृता का फोन रिंग हुआ। उसने झटके से उठाया और बोली, राजवीर आप घर आ गई हैं ना? मैं राजवीर का डैड बोल रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना है। राजवीर के बारे में कुछ बात करनी है। आ सकती हो? वो ठीक है ना? अमृता घबराई आवाज में बोली। आ जाओ मिलकर बात करते हैं। अमृता ने हामी भरकर फोन रख दिया और कुछ देर बाद बलबीर जी की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। आओ बैठो। अमृता को देखकर बलबीर जी ने उसे बैठने का इशारा किया। अमृता बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गई और उनकी तरफ देखा। अमृता की सूजी लाल आंखों में राजवीर की फिक्र और उसके लिए प्यार झलक रहा था। एक पल को बलबीर जी थम से गए, फिर अपनी नजर हटाकर बोले, राज को अब केवल तुम बचा सकती हो। जी, उसे छोड़कर चली जाओ। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अमृता की आंख छलक आई। देखो मुझे गलत मत समझना, पर एक पिता होने के नाते अपने बेटे के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो करूंगा। राजवीर ने नशे की हालात में जो गलती की है उसे अब बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौन सी गलती? कोई गलती नहीं की है उसने। फंसाया जा रहा है उन्हें। अमृता बिफर कर बोली, देखो मैं जानता हूं कि तुम राजवीर से प्यार करती हो और तुम्हारे लिए भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर मैंने खुद अपनी आंखों से बनुबा को राज के कमरे से निकलते देखा है। उसकी हालात ठीक नहीं थी। गलत देखा आपने, या वो चाल चल रही है? राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया। मैं कैसे समझाऊं? आप पिता हैं, क्या आपको अपने पर भरोसा नहीं? भरोसा है पर नशे में इंसान बहक जाता है। बलबीर जी ने कहा। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? अमृता कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं कह रही हूं कि न ऐसा कुछ हुआ है जैसा इल्जाम उन पर लगा है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि उस रात पूरी रात मैं उनके साथ थी और बनुबा दूसरे कमरे में बंद थी। अमृता ने कहते हुए अपनी आंखें भींच ली। कुछ देर को वहां शांति फैल गई। न अमृता को और न ही बलबीर जी को कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बोले। बनुबा ने जहर खाने से पहले एक नोट लिखकर छोड़ा था। उसमें उसने साफ साफ राज पर इल्जाम लगाया कि नशे की हालात में राजवीर ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसे होश आया तब भी वही बात कर रही थी। डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। अगर तुम कह रही हो तो सही है, पर तब भी हम राजवीर को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। बनुबा के पिताजी का कहना है कि उन दोनों की शादी करवा दे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। वो केस वापस ले लेंगे और घर की बात घर में रह जाएगी। राजवीर से भूल हुई है तो उसे यही करने का एक रास्ता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। एक ही बेटा है मेरा और मैं उसे किसी तरह का कोई नुकसान होने नहीं देख सकता। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर ये गुनाह साबित हो गया। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, राज को भूल जाओ।
तुम्हें तो कई राज मिल जाएंगे पर मुझे दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। बलबीर जी हाथ जोड़कर बोल रहे थे। अमृता जैसे जैसे उन्हें सुन रही थी उसके दिल कट रहा था। बिना कुछ बोले ना में गर्दन हिलाते हुए वहां से भाग गई। अमृता, क्या हुआ? तो अब तक यहीं बैठी? रू ने अमृता के कंधे पर हाथ हिलाकर दिया तो अमृता अपनी सोच से बाहर निकली और उसे गले लगकर रो पड़ी। अमृता, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? रू ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, बच्चे कहाँ हैं? अमृता ने खुद को संभालते हुए कहा। वो विशाल के साथ है, तू ठीक है ना? कहते हुए उठी और अंदर चली गई। इधर राजवीर घर पहुंचा और गाड़ी पार्क कर दंदनाते हुए घर के अंदर पहुंच गया। सिंह साहब, सिंह साहब बाहर आइए। राजवीर की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सिंह साहब, सुना नहीं आपने? बाहर आइए। राजवीर फिर से चिल्लाया। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बलबीर जी कमरे से बाहर आई। क्या क्या छुपा रखा है आपने मुझसे? मेरे जिंदगी का मजाक तो बना दिया आपने, उसके अलावा और कौन सा षड्यंत्र रचा है आपने? तुम कहना क्या चाहते हो? अमृता के साथ क्या किया आपने? उसे मजबूर किया गया कि वो मुझे छोड़कर चली जाए, वो आपने किया। राजवीर की आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। बलबीर जी कुछ नहीं बोले। कुछ पूछा है मैंने साहब? क्या चाल चली थी आपने अमृता के साथ? बलबीर जी अब भी कुछ नहीं बोले। बोलिए सिंह साहब। राजवीर जोर से चिल्लाया। मैं बताता हूं। पीछे से आवाज आई तो राजवीर ने मुड़कर देखा। कौन आ गया था पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 52वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अमृता के साथ क्या क्या किया आपने? उसे मजबूर किया गया और वो मुझे छोड़कर चली गई, वो आपने किया। राजवीर की आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। बलबीर जी कुछ नहीं बोले। मैंने कुछ पूछा है सिंह साहब? क्या चाल चली थी आपने अमृता के साथ? बलबीर जी अब भी कुछ नहीं बोले। बोलिए सिंह साहब। राजवीर जोर से चिल्लाया। मैं बताता हूं। पीछे से आवाज आई तो राजवीर ने मुड़कर देखा। समीर दरवाजे पर खड़ा था, जिसे देखकर जहां राजवीर के चेहरे पर गुस्सा बढ़ गया, वहीं बलबीर जी ने गर्दन झुका ली। राजवीर ने बलबीर जी को देखा और फिर दर्द और निराशा के मिश्रित स्वर में बोला। और कितने धोखे हैं जो मुझे मेरे अपनों से ही मिले। राज, मैं जानता हूं दोस्त। दोस्त मत बोलना। दोस्त बोलकर गाली मत दे। तेरे जैसा दोस्त होने से अच्छा इंसान अकेला रहे। सिर्फ ध्रुवी के कारण खड़ा है तू यहां, वरना। कहते कहते वो रुका और अपनी मुट्ठियां भींच ली। जानता हूं मैंने जो गलत किया है, पर तेरी सफाई सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बताने आया है वो बता और निकल। दोनों ने मिलकर क्या सजी सजी थी? नहीं राज, इस बार मैं शामिल नहीं था। हाँ, सब जानकर भी चुप रहा, ये गलती मैंने की। अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। प्रतिद्वंदिता करने लगा था तुमसे कि किस तरह तरह से कम हूं तुझसे। सिर्फ पैसों में ही ना, बाकी क्या कमी थी मुझ में? ओ प्लीज शट अप। तेरा भाषण नहीं सुनना मुझे, राजवीर ने चिल्लाकर कहा। एक पल को उसके गुस्से से बलबीर जी की भी सहम गई। समीर ने अपनी गर्दन हिलाई और बोला। ठीक है, जो तुझे सुनना है वही सुन। उस दिन जब तुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, तब अमृता ने कोई रास्ता न देखकर मुझे कॉल किया। मैंने तेरे पापा से संपर्क करने की कोशिश की, पर उनका फोन नहीं लग रहा था। वकील को बुलाकर बात की, पर बनुबा ने सुसाइड नोट में तेरा नाम लेकर इल्जाम लगाया था, कि जो छोटी बात नहीं थी। जमानत मिलना आसान नहीं था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। थोड़ा स्वार्थी जरूर हूं, पर तुझे तकलीफ में देखना सहन नहीं होता मुझसे। समीर ने कहा तो राजवीर ने अपनी नजर फेर ली। जो राजवीर ने खोया है, उसके ईगो कोई तर्क और कोई सफाई उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते थे। समीर आगे बोला। अमृता को छोड़कर जब वापस आ रहा था, तब ध्रुवी का कॉल आया कि उसका फोन बंद पड़ गया था। बाकी सब अपना फोन घर पर ही भूल गए थे। उसने बताया कि वो सब बनुबा के पास ही थे। उसकी बात सुनकर मैंने यहाँ का माजरा बताया। बनुबा की माँ के ये क्या किया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। अंकल वहां आए और अपनी पहुंच का इस्तेमाल भी किया, पर बनुबा की फैमिली की पहुंच कम भी नहीं थी। कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता था कि बनुबा के होश में आने का इंतजार, कि वो तेरे पक्ष में स्टेटमेंट दे दी। मैं और अंकल वहीं हॉस्पिटल में बनुबा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वो होश में आए तो सबको देखकर रोने लगी। हमने उससे बात की, पर एक ही रट लगाई हुई थी कि अब किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकेगी। तूने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो जानती है तो उससे कभी शादी नहीं करेगा। बस तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे नहीं जीना कलंक अपने माथे पर लेकर। बस आगे बोल। उस वाहियत औरत का जिक्र भी नहीं सुनना मुझे। अमृता के साथ क्या किया ये बता, राजवीर ने गुस्से में कहा।
भनुबा के पिता ने तुम्हारी और भनुबा की शादी करवा देने का प्रस्ताव रखा। बलबीर जी बोले। दोनों की नजर उनकी तरफ उठ गई। वो नजर चुराते हुए बोले, मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था तो मैंने सहमति दे दी, पर मुश्किल ये थी कि तू नहीं मानेगा। और गलती भी हो गई तो तुझसे तो अमृता को तू कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे अपनी गलती के लिए तुझे सजा ही क्यों ना भुगतनी पड़े। एक ही रास्ता था, अमृता। अगर वह तुझे छोड़ जाए तो फिर तुझे बचा लूंगा मैं। मैंने उसे बात करके तुमसे दूर चले जाने को कहा। उसका तुम्हारे लिए प्यार और परवाह देखकर एक पल को मेरा मन नहीं किया कि उसे सब कहूं, पर तुम्हें बचाना था तो मुझे ये करना ही पड़ा। वहां उसे पता लगा कि बनुबा झूठ बोल रही है, फंसा रही है तो तुम्हें, जबकि तुम्हारे साथ वो नहीं अमृता थी। आप सब जानते थे ये बात? अमृता ने बताया था आपको? राजवीर ने पूछा। बलबीर जी ने हाँ में गर्दन हिला दिया। फिर भी उसे दूर जाने के लिए कहा। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? उस लड़की जिसे ऐसा कहते हुए, वो भी सब जानने के बाद? क्या करता मैं? जो कह रही थी उसका कोई सबूत था? बनुबा की बात का हर सबूत मौजूद था उसके पास। ध्रुवी और अमृता के चले जाने के बाद मैंने, तुम्हारी माँ ने और नौकरों ने सबने बनुबा को तुम्हारे कमरे से आधे अधूरे कपड़ों से निकलते हुए देखा था। हमने कारण पूछना चाहा तो रोते हुए भाग गई। तुम्हारे कमरे में गए तो तुम्हें अंधनग्न अवस्था में सोते हुए देखा। हम मान भी लेते कि बनुबा गलत बोल रही है, क्योंकि माता पिता है तुम्हारे पर नौकर। उन्हें तो वही सच लगेगा जो देखा और समझा। उस पर डॉक्टर की रिपोर्ट भी बनुबा के फेवर में थी कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। पैसों से किया ऐसा, और जेल पर सबूत तुम्हारे ही खिलाफ थे। उसे गलत साबित करने के लिए लड़ते भी तो जो आसान नहीं था, और फिर भी ना जाने कब तक तुम्हें जेल में रहना पड़ता। तुम्हें बाहर लाने का एक ही रास्ता था कि बनुबा के पिता की बात मान लो। बलबीर जी ने कहा तो राजवीर ने नफरत से अपने ही जबड़े भींच लिए और चेहरा फेर लिया। बलबीर जी ने उसकी तरफ देखा और फिर बोले, फिर जो उन्होंने कहा वो किया। अमृता से तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़ देने के लिए कहा, मिन्नत की उससे, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। तुमसे मिला था जब तुमने बताया था कि तुम्हें शायद कोई ड्रग दिया गया था जिससे तुम बह गए थे, पर वो बनुबा नहीं अमृता थी। लेकिन नशे में होने के तुम्हें यह सब धुंधला याद है। तुम्हें लगा कि तुमने शायद बनुबा को अमृता समझ लिया, क्योंकि अपने बेटे पर इतना यकीन तो मुझे था कि होशोवास में वो कोई ओछी हरकत कभी नहीं करेगा। पर अमृता से सच सुनकर झटका सा लगा था, पर सब जानकर भी उस लड़की के साथ ज्यादती करने को मजबूर था मैं। एक पिता तो था, मैंने उसे कह दिया कि, और तुमसे आकर झूठ बोला कि तुमसे गलत फहमी हुई है। तुम अमृता के नहीं बनुबा के साथ थे, और ऐसा खुद अमृता ने कहा है। इसलिए ही अब वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहती और न ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती है। छला है तुमने उसे, जबकि वो तुमसे मिलने आई थी, पर उसने मिलने नहीं दिया गया। समीर ने बलबीर जी की बात काट दी। बलबीर ने उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन झुका ली। समीर ने आगे कहा, पूरे 2 दिन तक जब तुम्हें जमानत नहीं मिली, वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही रही और मिन्नत करती रही कि उसे एक बार तुमसे मिलने दे, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझसे देखा नहीं गया, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए। उसकी हालात देखी नहीं जा रही थी। लग रहा था जैसे 2 दिनों से कुछ खाया पिया ना हो, और यही सच निकला। पुलिस स्टेशन के बाहर ही धूप में चक्कर खाकर वो गिर गई। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद उसे होश आया और तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन हो गई, पर बेड से उठते ही उसका सर घूम गया और वो वापस गिर गई। बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, और तुझ पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी अच्छी लड़की के साथ तूने विश्वासघात कैसे कर दिया। मैं सच नहीं जानता था। मुझे यही लग रहा था कि तूने नशे की हालात में सच में बनुबा के साथ। शायद मेरी इस इमोशनल कमजोरी को तेरे पिता जानते थे कि अमृता को दर्द में देखकर मैं उनके खिलाफ जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझसे सब छुपाया। समीर ने जलती सी नजर बलबीर जी पर डाली तो उन्होंने अपनी नजर फेर ली। वहीं राजवीर की आंखों से आंसू बह चले थे। उसका दिल रो रहा था। कहाँ वो अंदर बैठा यही सोच रहा था कि कैसे अमृता ऐसा कर सकती है, कैसे उस पर से विश्वास खो सकती है। वो जानता था कि ये सब कह रहे हैं गलत है। बनुबा नहीं थी उसके साथ, फिर भी अमृता झूठ क्यों बोल रही है? क्या सच में राजवीर से गलती हो गई है? अमृता समझकर उसने बनुबा के साथ नहीं, उसका मन कहता है कि उसे याद भी नहीं है। इतना भी बेहोश नहीं था वो। राजवीर अपने ही विचारों से लड़ रहा था कि अमृता कैसे कहती कि उसे उससे मिलना नहीं है, जबकि वो बेचारी तो उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। कितना कुछ सह रही थी, पर उसे कोई सुनने वाला नहीं था।
उसके दर्द को महसूस करते हुए राजवीर को लगा कि जैसे अपनी शक्ति खो रहा है। कोई हैरानी नहीं कि आज लड़की पत्थर बन चुकी है। समीर ने अपनी बात को आगे भी जारी रखा। मैंने ध्रुवी को बुलाया। जानो क्यों रू और रिया का फोन नहीं लग रहा था। ध्रुवी आई और अमृता के होश में आने पर उसे संभाला, मना कर जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। उसे लेकर हम दोनों उसके पीछे गए, पर वहां कमरे पर ताला लगा था। रू और रिया वहां नहीं थी। हमें पता करने की कोशिश की तो बस इतना पता चला कि दोनों दोपहर से बाहर निकली थी, पर अभी तक नहीं लौटी। रात होने को थी, जाने कहाँ रह गई थी वो दोनों। अमृता की हालात वैसे सही नहीं थी। उसमें से उन दोनों के बारे में बताकर उसकी चिंता नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, तो मैंने और ध्रुवी ने डिसाइड किया कि अमृता के साथ वो रात में मेरे घर पर रुक जाए, क्योंकि जो हालात थे ऐसे में ध्रुवी को अमृता के घर अपने ले जाना सही नहीं लगा। ध्रुवी पूरी रात उसके पास ही रही और मैं रिया और रू के पता लगाने में लगा, पर कुछ पता नहीं चला। सुबह हो चुकी थी, तभी एक अच्छी खबर मिली कि तुम्हें जमानत मिल गई। सुनकर राहत पहुंची। मैं तुमसे मिलने गया तो तुम्हारा पहला सवाल था, अमृता कहाँ है? तुम मुझसे मिलना चाहते हो। मैं तुम्हें कुछ बता पाता उससे ही पहले अंकल आंटी ने तुम्हें घेर लिया। मीडिया तक अलग घर पर पहुंच गई थी। उनका भी जमावड़ा लग चुका था। नामचीन परिवारों की ऐसी खबरें तो उनके लिए मसाले का काम करती है। किसी तरह उन सबसे बचकर तुम्हें लिए घर की तरफ निकले। रास्ते में भी तुम अमृता के बारे में पूछ रहे थे, सब खामोश थे। अंकल के पास बनुबा के पापा का मैसेज आया। उन्होंने सबको बात करने के लिए बुलाया था। हम सब उनके घर की तरफ बढ़े चले, इस बात से बेखबर कि एक बहुत बड़ी साजिश हमारा इंतजार कर रही थी। फ्लैशबैक। अमृता और ध्रुवी सुमीर के घर से निकलकर उसके पीछे जा रहे थे। तभी ध्रुवी के फोन पर कामिनी जी का फोन आया। वो उसे तुरंत घर बुला रही थी। ध्रुवी ने अमृता से कहा और उसे पीजी के बाहर ही ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल गई। अमृता भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ी। वहां ताला देखकर थोड़ी हैरानी हुई, पर वो इस वक्त जिस मनस्थिति में कुछ थी सोच नहीं पाई। अपने चाबी से उसने ताला खोला और अंदर आकर बैठ गई। वो अपने विचारों में डूबी थी कि उसके फोन पे बीप की आवाज आई। उसने देखा कि राजवीर का मैसेज था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मैसेज पढ़ा। मैं बाहर आ गया हूं जान, तुमसे मिलना है, पता भेज रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। मैसेज पढ़कर अमृता के खुशी से आंसू छलक गए। उठकर उल्टे पांव हुई राजवीर के बताए पते पर उससे मिलने चली गई। इधर राजवीर सबके साथ बनुबा के घर पर पहुंचा था। अंदर जाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर कामिनी जी के कसम देने पर वो अंदर आ गया। बनुबा अपने माता पिता के साथ बाहर हॉल में ही था, बैठे इंतजार कर रही थी। सबको देखकर उसके माता पिता ने उन्हें अंदर आने और बैठने के लिए कहा। फिर अपनी बात दोहरा कर दी, कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर उनकी शादी करवा दी जाए। बलबीर जी और कामिनी जी ने उनकी बात पर हामी भरी और यह देखकर राजवीर का कलेजा जल उठा। वो झटके से उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरी शादी का फैसला लेने का हक आप लोगों को किसने दिया? शुक्र मनाओ कि ये जो किया है तुमने, उसके बाद भी हम शादी करवा कर बात निपटा रहे हैं, वरना कोई दूसरा होता तो जेल की चक्की पिसवा देता। बनुबा के पिता ने कहा, तो पिसवा दीजिए ना, आपके जैसा पिता नहीं देखा। अपनी बेटी के बलात्कारी के साथ ही उसका शादी करवाने की सोच रहे हैं। बलबीर जी, समझा लीजिए इसे, वरना ऐसा न हो कि इसकी जिद आपको बर्बाद कर दे। उसने नहीं, मुझसे बात कीजिए आप। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपकी और आपकी बेटे के षड्यंत्र जानता हूं मैं। झूठ बोलकर फंसाया है मुझे कि डर के आगे झुक जाऊंगा, शादी कर लूंगा इस पागल से, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मनुबा ने सुना पर कुछ नहीं बोली। अपना गुस्सा पीटते हुए टीवी ऑन कर दिया। बलबीर जी और कामिनी जी राजवीर को शांत करवाने लगे। मां, कम से कम आप तो समझिए, ये लड़की झूठ बोल रही है। बेटा, मैं समझती हूं, मेरा बेटा जानते बूझते कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा, पर इंसान से गलतियां हो जाती है। मां, कामिनी जी की बात सुनकर राजवीर अवाक रह गया। विल यू स्टॉप द टीवी? राजवीर अनुभा पर चिल्लाया। तमीज से बात करो तुम, बनुबा की मां ने चिल्लाकर कहा। वह सब देखकर बनुबा ने टीवी का वॉल्यूम और तेज कर दिया। वही राजवीर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, आपको मुझे जेल भेजना है, भेज दीजिए, पर मैं ये शादी कभी नहीं करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शादीशुदा हूं। अमृता मेरी लीगली वाइफ है। राजवीर ने अपनी बात पूरी की ही थी कि बनुबा के टीवी का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। राजवीर ने खींचकर उसे देखा और बोला, सच में पागल हो क्या? समझ नहीं आता बात हो रही है। कहते हुए उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद करने लगा। एकदम से उसके हाथ रुक गए। टीवी स्क्रीन पर अमृता नजर आ रही थी। राजवीर की आंखें हैरानी में फैल गई। वहीं समीर भी ये देखकर शॉक्ड रह गया। छापेमारी के दौरान होटल के रूम से कुछ लोग रंगे हाथ पकड़े गए।
आशंका है कि यहाँ देह का व्यापार होता था। नीचे आ रही ब्रेकिंग न्यूज की हेडलाइन पढ़ते हुए समीर ने राजवीर की तरफ देखा। दोनों की आंखें फैल गई। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। दोनों के मुंह के एक साथ निकला। एक दूसरे को देखकर दोनों ही तेज कदमों के साथ बाहर निकले। उनके पीछे बाकी सब भी। वो दोनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां सबके साथ अमृता बैठी हुई थी। राजवीर उसे देखकर उसके पास पहुंचा। कुछ बोल पाता उससे पहले ही हवलदार ने उसे पीछे खींच लिया और बोला, क्या बात है? वो ये आप लोग को गलत फहमी हुई। शी इज इनोसेंट, राजवीर ने कहा और अमृता की तरफ देखा। अमृता उसे देखकर उसके पास जाना चाहा, पर उसके पास बैठी एक लड़की ने उसे धीरे से रोकते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो। और गलती से अपना मुंह खोला तो इल्जाम तुम पर सिर्फ लगेगा, वो तुम्हारी दोनों सहेलियों पर सच हो जाएगा। अमृता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने अपना फोन ऑन किया और उसे दिखाया। रू और रिया को एक कमरे के अंदर कुर्सी से बांध कर रखा था। दोनों ही बेहोश पड़ी हुई थी। अगर तुमने किसी के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की तो इन दोनों की कीमत लग जाएगी, और दोनों हर रात एक नए मर्द के साथ बिस्तर पर। स्टॉप इट, चुप हो जाओ, अमृता एकदम से चिल्लाई और राजवीर की तरफ देखकर समीर के साथ वहां के इंचार्ज से बात कर रहा था। बचना चाहती हो तो इन दोनों को अपना मुंह बंद रखना। अमृता की आंखों से आंसू बह निकले। दूसरी तरफ राजवीर और समीर अमृता को निकालने की कोशिश में लगे, वहां पर कन्वेंस करने में लगे हुए थे। पर राजवीर को देखकर वो कोई बात नहीं सुन रहे थे। जिसे खुद आज बेल मिली है वो किसी की तरफदारी कर रही है, और मतलब कि वो गलत नहीं होगी। उनके पीछे ही चले आ रहे बलबीर जी और बाकी सब वहां पर पहुंचे और सारा माजरा समझकर उन्हें अमृता को छोड़ देने के लिए कहा कि उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। वो आदमी देख रहे हैं सिंह साहब? थाना प्रभारी ने एक आदमी की ओर इशारा किया और आगे बोला, उसके कमरे से रंगे हाथों पकड़ी गई है और उसका कहना है कि अक्सर ही ये उसके पास जाती है, बदले में वो ढेर सारे पैसे देता है। पूरे पुख्ता सबूत हैं कि ये लड़की इस देह व्यापार के धंधे में है। गलत है, ये सरासर झूठ है, ये मैं नहीं मानता। फंसाया जा रहा है उसे। राजवीर टेबल पर हाथ टकते हुए चिल्लाया और उस आदमी की तरफ गुस्से में बढ़ा। संभाल लीजिए अपने बेटे को साहब, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज ही बेल मिली है और आज ही फिर से अंदर कर दिया जाए। बलबीर जी ने सुना और जाकर राजवीर को रोकते हुए कहा, शांत रहो। लेकिन डैड, अमृता इनोसेंट है। वो मैं देखता हूं। समीर, इसे लेकर जाओ। पर अंकल, मैंने कहा ना इसे लेकर जाओ, मैं कुछ करता हूं। पर डैड वो, रिलैक्स, इसे लेकर आता हूं, पर तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। बाहर जाकर इंतजार करो, मैं उसे लेकर आता हूं। बलबीर जी ने कहा तो समीर राजवीर को लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद बलबीर जी और बनुबा के पापा अमृता को लेकर बाहर आए। राजवीर ने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ाकर कामिनी जी ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, कहां जा रहा है? माँ, वो ये सब झूठ है माँ। क्या सच है क्या झूठ, ये मुझे समझ में आता है। बिना आग धुआं नहीं उठता। इस लड़की को भूल जाओ तुम। अमृता ने सुना तो उसका दिल धक से रह गया और कदम जड़ गई। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। इस लड़की को अपने घर में ध्रुवी के बराबर का मान दिया और ये छी, ऐसे निकलेगी मैंने सोचा नहीं था। अमृता की आंखें डबडबा आई और वो सब राजवीर को देख रही थी। आंटी, ये सब गलत है, अमृता ऐसी नहीं है। समीर ने अमृता की तरफ देखते हुए कहा। वही राजवीर एकटक उसे ही देख रहा था। क्या ऐसी नहीं है? सही है तो यूं खामोश क्यों है, बोलती क्यों नहीं? क्या बोलेगी ये लड़की? इन छोटे लोगों का कोई भरोसा नहीं, ये ऐसे ही होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बनुबा की मां ने कहा, यू आर राइट मोम, आपकी बात सही है, वरना आंटी ये लड़के जिसके न बाप का पता न माँ का, वो इतने महंगे शहर में इतने महंगे कॉलेज में कैसे पढ़ सकती है? जरूर धंधा करके पैसे कमाती होगी। बनुबा, जुबान संभाल कर। वो पत्नी, राजवीर चिल्लाया पर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले कामिनी जी ने उसकी बाह पकड़कर बोली, खबरदार जो इसे अपनी पत्नी कहा। इस जैसी कलंकनी को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी मैं। आंटी, आप तरफदारी मत करो समीर, तुम्हारे लिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया, पर अब तुम भी भूल जाओ इसे, इस बेहतर है। बलबीर जी ने राजवीर के पास आकर कहा, बट डैड, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। राजवीर का गला भर आया था। क्या सुन ले राज, जब कुछ भी बोलेगी तभी सुनेंगे। वो कुछ जब बोलेगी जब कुछ बोलने का होगा उसके पास, और उसके पास कुछ भी बोलने को नहीं है। चुपचाप यहां से चल और बनुबा से शादी कर ले। ये लड़की न तेरे काबिल है और न हमारे घर की, कामिनी जी ने कहा। राजवीर ने उससे हाथ छुड़ाया और अमृता के पास आकर बोला, बोलो अमृता, कह दो ये सब झूठ। राजवीर, वो
अमृता कुछ कहने को हुई, फिर एकदम से चुप हो गई और एकटक राजवीर को देखने लगी। बोलो अमृता, चुप क्यों हो? कैसे पहुंची वहां और वो आदमी कौन था? कह दो, नहीं जानती उसे। स्ट्रेंज ना, जिसे नहीं जानती महारानी उसके कमरे में पाई जाती है। कमाल है ना, वर्मा ने कहा तो राजवीर के जबड़े कस गई। बोलो अमृता, कैसे पहुंचे उसके कमरे में? राजवीर एकदम से चिल्ला दिया। अमृता पहले सहम गई, फिर हैरानी से उसे देखा, उसे क्योंकि उसे मैसेज कर राजवीर ने ही तो बुलाया था। ये आप पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूं, कैसे पहुंची उसके कमरे में? क्यों गई थी वहां? राजवीर की आवाज में गुस्से की तलखी थी। अमृता बस हैरानी में उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती रही। फॉर गॉड शेक अमृता, अपनी खामोशी तोड़ो और जवाब दो। क्या करने गई थी वहां? कौन है वो जो आदमी तुम्हें लेकर इतनी अच्छी बात करता है? राजवीर ने उसकी बांह पर दबाव बनाते हुए पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा दहक रहा था और अमृता बस उसकी आंखें देख रही थी। बोलती क्यों नहीं? गॉड डैम इट, जवाब दो जो पूछा जा रहा है। राजवीर फिर से चिल्लाया। अमृता की खामोशी अब उसे सहन नहीं हो रही थी। अमृता ने उसका हाथ हटाया और बोली, जवाब चाहिए आपको? तो सुनिए, आपको जो समझना है समझ सकते हैं। मैं यहां किसी को कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा अमृता। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल जवाब करने वाले? किसने हक दिया आपको? मुझे पूरा हक है, और क्यों ये बताना पड़ेगा। कैसा हक? कौन सा हक राजवीर सिंह चौधरी? कोई हक नहीं है आपको। हक है, यू गॉड डैम इट, मेरे प्यार ने हक दिया मुझे। तुम अच्छी तरह से जानती तो हो, किसी गैर का तुम्हारे आसपास भी होना पसंद नहीं है। कह दो ये जो कह रहे हैं वो गलत है। बोलो। राजू ने उसकी बांह को जकड़ते हुए कहा। अमृता उसे दूर करके बोली, मैंने कहा ना, कोई जवाब नहीं दूंगी मैं। और मुझसे सवाल करने से पहले खुद के गिरेबान में झांकी। प्यार का दावा मुझसे करते हैं और रात किसी और के साथ गुजारते हैं। जिसके खुद के चरित्र में दाग हो वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाते। अमृता, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इतने भी नशे में नहीं था कि मुझे पता ना चले कि उस रात तुम थी मेरे साथ, बनवा नहीं। राजवीर ने गरजते हुए कहा। खुद को बहलाइए इस बहाने से, मुझे नहीं। आप कितने नशे में थे मुझे नहीं पता, पर मैं पूरे होश में थी। खुद अपनी आंखों से देखा था भनुबा के साथ। इन बातों का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि मैं आपसे अपना हर रिश्ता तोड़ती हूँ। मेरे साथ तो वफा नहीं निभा पाई, उम्मीद करती हूँ उसके साथ वफादार रहेंगे। बोलते हुए उसके होठ कांप रहे थे और लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो एक नजर सबको देखती है और वहां से तेजी से निकल गई। अमृता रुको, कहाँ जा रही हो? रुको, मुझसे बात करनी। राजवीर ने उसे आवाज दिया और उसके पीछे जाने को हुआ, पर कामिनी जी ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? सुना नहीं उसने क्या कहा? भूल जाओ उसे। माँ। राजवीर का गला भर आया और उसकी आंखें में नमी आ गई। समीर ने एक नजर सबको देखा और फिर अमृता के पीछे जाकर उसे आवाज दिया कि वो तेज कदमों से चली जा रही थी। समीर भागते हुए उसके पास आया और बोला, अमृता, अमृता वेट। अमृता रुक कर अपनी आंखों की नमी साफ करती है। मैं कब से आवाज दे रहा हूं, तुम सुन क्यों नहीं रही? कुछ काम था क्या आपको? अमृता ने रूखे अंदाज में पूछा। अमृता, आई नो तुम बेकसूर हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और आपके मुझ पर इतने यकीन करने की वजह क्या है सर? अरे यार, इतने वक्त से जानता हूं तुम्हें, तो क्या इतना नहीं समझ सकता? मुझे पता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ वो हुई है और बहुत बड़ी गलतफहमी भी हुई है। राजवीर, उसका तो दिमाग खराब है। वो कैसे तुम पर शक कर सकता है? अरे वो तो खुद गलत है और तुमने सही किया उसे आईना दिखाकर। खुद ने जो किया उसकी जरा भी शर्म नहीं उसे, और तुम पर उंगली उठा रहा है। राजवीर सर, अगर आप सच में उनके दोस्त हैं तो यूं ही टाइम पास करते हैं उसके साथ? अमृता ने हैरानी में पूछा। कहना क्या चाहती हो? आप मुझे इतने समय से जानते हैं तो मुझ पर भरोसा है, आपको अपने दोस्त पर नहीं, जबकि उनके साथ तो आपने जाने कब से है। राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया, वो सब तो मैंने जानबूझकर किया। उस रात वो बनुबा के साथ नहीं, मेरे साथ ही थे। वट, मतलब वो सच कह रहा था, उसे फंसाया गया है? समीर ने हैरानी में कहा। हाँ। फिर तुमने उसे झूठ क्यों कहा? क्यों नहीं कहा उसे सब सच? बहुत से क्यों होते हैं जिसका जवाब तो होता है हमारे पास, मगर हम दे नहीं सकते। अरे यार, राजवीर सच कहता है, तुम बहुत उलझी हुई बातें करती हो। ये बताओ, जब तुम जानती थी फिर चुप क्यों रही? उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए तुम्हें, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं उन्हें कोई सफाई नहीं दूंगी। अमृता ने कहा। क्या मतलब? यूं होना कि गलत हो रहा है?
समीर ने कहा, गलत नहीं हो रहा, गलत हो चुका है। जिस पल उन्होंने दूसरों की बात सुनी और मुझसे सवाल किया, मेरी सच्चाई का सबूत मांगा, उसी समय सब गलत हो गया। वो होंगे राम, पर मैं सीता नहीं, जो सिर्फ उनका शक दूर करने के लिए अग्नि परीक्षा दूं। तो तू क्या उससे अलग हो जाओगी? समीर ने पूछा। यही सही रहेगा। हैव यू लॉस्ट इट? तुम जानती भी हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। समीर ने कहा, कोई प्यार नहीं है उससे। अगर होता भी तो मुझ पर लग रहे इल्जाम को चुपचाप नहीं सुनते, जबान खींच लेते उसकी जिसने मुझ पर लांछन लगाया। मगर उन्होंने हमसे सवाल किया। अलग तो हम उसी समय हो गए थे जब उनकी आंखों में अपने प्रति अविश्वास देखा था मैंने। जब दो लोगों के बीच शक आ जाए, फिर आज नहीं तो कल उस रिश्ते की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है। इतनी तेजी में वो बोलकर वहां से चली गई। समीर वापस मुड़कर तेज कदमों से आगे बढ़ता है, फिर अचानक से रुककर खुद में कहता है, कहाँ जा रहा है? कहीं राजवीर को सब बताने की तो नहीं सोच रहा? नहीं नहीं, जो हो रहा है होने दे, इसी में तेरा फायदा है। ये सब सोचकर समीर मुस्कुराने लगा। इधर अमृता अपने पीजी में पहुंची तो रू और रिया बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अमृता की आंख छलक आई। उसने आकर उनके सर पर हाथ फेरा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमृता ने मुड़कर देखा, एक लड़की वहां आई थी। चलो, ट्रेन का समय हो रहा है। अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपना सामान पैक करके उसके साथ निकलकर बाहर आई, जहां बलबीर जी की गाड़ी में बैठा उसे इंतजार कर रहे थे। अमृता आकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। अमृता खिड़की से बाहर देखते हुए पीछे छूटते रास्ते और उन्हीं के साथ पीछे छूटती अपनी जिंदगी को देखे जा रही थी। रेलवे स्टेशन के सामने गाड़ी रुकी। बलबीर जी गाड़ी से बाहर आए, अमृता के लिए दरवाजा खोला। अमृता अपना सामान लिए बाहर आ गई। बलबीर जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, एक पिता की भावनाएं अगर समझ सकी तो कभी तो समझ पाओगी कि मैंने जो किया वो क्यों किया। जानता हूं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूं, पर अपने बेटे की सलामती के लिए ये गुनाह मंजूर है। तुम्हें मजबूर किया झूठ बोलने के लिए, उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। बस इतना कहूंगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी सहेलियों को परेशानी नहीं आएगी आगे। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने तुमसे छीना है उससे बेहतर खुशियां दे तुम्हें। ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बलबीर जी ने कुछ पैसे उसकी ओर बढ़ाकर कहा। अमृता जो चुपचाप गर्दन झुकाए उसकी बात सुन रही थी, उसने उनकी तरफ देखा और बोली, जो लोग खुद दूसरों की भीख पर आश्रित हो वो किसी को दान नहीं दे सकते। अपने पैसे अपने पास रखिए सिंह साहब। बिना कीमत उपकार किया दिया मैंने आप पर, बख्श दिया आपके बेटे को। जाइए, उनकी शादी रचाइए, खुशियां मनाइए। अमृता का नाम मनुष्य साया अब कभी आपके बेटे पर नहीं पड़ेगा। यह सब बोलते हुए अमृता को कितनी तकलीफ हो रही थी ये वही जानती थी। उसने खुद के जज्बातों को जब्त कर लिया और आगे बढ़ गई। फिर रुककर बोली, मुझे नहीं मालूम भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे या नहीं, पर मैं आपके लिए यह प्रार्थना जरूर करूंगी कि जीवन में एक बार वो आपको मेरे दर्द से रूबरू जरूर करवाएं। कहते हुए उसकी आंखें छलक आई और तेज कदमों से अंदर चली गई। आकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी और पीछे सर टिका लिया। ट्रेन चल पड़ी। उसी के साथ अमृता का सब्र भी जाता रहा। वो फपक कर रो पड़ी। कांच पे चलना, आंच पे जलना, जितने भी दर्द है माए सह ना सके ये जिंदड़ी। जहर को पी के सूली पे जी के निकले जो कभी दम, तो इन दर्दों से छूटे जिंदड़ी। यूं वक्त कटे मेरी जान घटे, अरमान सभी टुकड़ों में बटे। तेरी जुदाइयां आगे दुख सारे छोटे, तेरी जुदाइयां आगे सारे दुख छोटे। पल पल होते मेरे दिल के टोटे। गांव जाने के बाद अमृता के साथ क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 53वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी सच में अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज समीर और बलबीर जी से राजवीर को सब सुनने को मिल रहा था, जिसे वह अब तक अनजान था। वह आहत था कि अमृता इस तरह उसे गलत ठहरा कर चली गई और फिर मुड़कर देखा भी नहीं। यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। उसके अपने ही लोगों ने षड्यंत्र रचने में दुश्मनों को पीछे छोड़ दिया था। कहाँ वो अमृता को कसूरवार मान रहा था कि उसने सबके सामने उसे झूठा साबित कर दिया, और कहाँ तो आज जाना कि किस तरह मजबूर कर दिया गया था उसे। दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे जाने कितने बड़े बड़े अपराध का बोझ आ गया था उस पर। हर पल अमृता को दोषी ठहराता रहा, जबकि वो जानता था कि कितनी मितभाषी स्वभाव की थी वो। बहुत मुश्किल से तो कुछ बोलती थी, वो भी नपे तुले शब्दों में। वो उसकी अनकही बातें भी समझ जाता था
उस दिन भी उसकी आंखों में एक दर्द बयान कर रही थी। क्यों नहीं समझा वो, और क्यों आवेश में आकर सवाल कर बैठा? क्यों उसने चाहा कि अमृता खुद सबको जवाब दे, जबकि जानता था कि वो कभी किसी को अपनी सफाई नहीं देगी? क्यों उसकी कड़वी बातों को उसने अपनी इतनी तवज्जो दी? वो तो हमेशा से ऐसी ही चुभती बातें करती थी। शिकायत थी कि उसके सवाल करने से अमृता ने गलत तरीके से जज कर लिया था। इसका कारण भी तो वही था। अमृता किसी से बात करती भी दिख जाती तो अपने इनसिक्योरिटी का प्रदर्शन कर देता था। अमृता शिकायत नहीं करती थी, पर उसे बुरा तो लगता ही होगा। राजवीर का सर भारी होने लगा था। चीखना चाहता था, शिकायत करना चाहता था सबसे, और सबसे ज्यादा खुद से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीजें उसने ही तो बिगाड़ी थी। उसके जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही तो उसके दर्द की वजह थे। क्यों पिता के मना करने भी बाद भी उसने सबको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, एक बार भी? क्यों चुपके से अगर शादी कर ली और उसके बाद भी किसी को बताया कुछ नहीं? बता देता तो क्या हो जाता? आखिर कुछ ही समय बाद कामिनी जी तो छोड़ ही गई ना उसे। रोक पाया उन्हें? नहीं। फिर क्यों डर कर अपनी शादी छुपाता रहा? कामिनी जी न सही, ध्रुवी और बाकी सबको तो जानकारी दे सकता था। अक्सर ऐसा ही होता है, जब इंसान अपने जीवन में को किसी को नियंत्रित नहीं कर पाता तो कभी दूसरों को तो कभी खुद को दोषी ठहराने लगता है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकता, तो ये जानकर व्यर्थ मंथन कर रहा था। राजवीर को शक्तिविहीन सा जमीन पर बैठा देखकर समीर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, राजवीर, राजवीर, संभाल खुद को। समीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही राजवीर के बेजान से महसूस हो रहे बदन में जाने कौन सी शक्ति का संचार हुआ कि झटके से उठकर उसे परे धकेलते हुए बोला, अबे हट। अब सब तबाह करके सहानुभूति दिखाने आए? नहीं चाहिए तेरी सहानुभूति। और फिर यह कहकर अमृता को चाहता था, चाहत का नाम बदनाम मत कर। जिसके दिल में प्रेम हो हमेशा उसके लिए सुख की कामना करता है। प्यार कभी भी स्वार्थ नहीं सिखाता। क्या लगता था कि उसे मुझसे दूर कर देगा तो वो तेरी हो जाएगी? तो बना लेता ना अपनी। कम से कम उसे खुश रखने की कोशिश तो करता। शायद रह लेती वो खुश, और उसके खुश देखकर भी मैं सब्र कर जाता, जी लेता घुट घुट कर सारे जिंदगी के। चलो वो खुश तो है। उसे इस तरह बोलते और गुस्से से कांपते देखकर समीर सहम सा उठा। कई सालों बाद ये उसका रूप देखा था उसने, जब गुस्से में उसे कुछ भी नहीं दिखता था। समीर की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और बलबीर जी तो पहले ही अपने अपराध बोध में गड़े जा रहे थे। कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं हुई, पर अपने बेटे की अवस्था देखकर खुद भी रोक नहीं पाई। जानते थे कि वज्र सा प्रहार हुआ होगा उसके सीने पर, सब जानकर वो राजवीर की ओर बढ़ते हुए बोले, राज बेटा, एक बार शांत। आगे मत बढ़िएगा सिंह साहब, आपकी परछाई से भी झुलस जाऊंगा मैं। बेटे की खुशी, उसकी जिंदगी के नाम पर अकेली लड़की को ब्लैकमेल कर दिया। जब उससे भी काम नहीं बना तो उसकी सहेलियों को अगवा कर कर मजबूर कर दिया। राज, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने झूठ मत बोलिएगा सिंह साहब। इतने सालों तो सब कुछ छुपा कर रखा, झूठ पर झूठ बोलते रहे मुझसे, और आज आपको लगता है कि सब जानकर आपकी बात पर यकीन करूंगा मैं? कभी नहीं। भनवा और उसके बाप ने जो कुछ षड्यंत्र रचे मेरे खिलाफ, सब में भागीदार रहे हैं आप। ये तो करता है कि जिस बेटे की खुशी और जिंदगी के दुहाई देकर ये सब किया है, उसे इस तरह बर्बाद कर दूं कि उसे पल पल अपनी आंखों के सामने तड़पते और मरते देखे। नहीं। राज की बात पर बलबीर जी तड़प उठे। हाँ, नहीं करूंगा ऐसा। कर जाता ऐसा देखकर अगर सिर्फ आपका बेटा होता, पर मैं एक पिता भी हूं। आपको सजा देने के लिए अपने बच्चों को सजा नहीं दूंगा। सुधारूंगा अपनी गलती और प्रायश्चित करूंगा अपने पिता के पापों का। पर एक वादा करता हूं, आज के बाद अपने बेटे से बात करने को तरस जाएंगे आप। राजवीर ने कहा और तेजी से घर से बाहर निकल गया। बलबीर जी धम से वहीं सोफे पर बैठ गए और आंखें छलक आई। आज अपनी एक कमजोरी के कारण उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे की खुशियां खोई थी, बल्कि आज उसे भी खो दिया था। पिता का संबोधन देना तो कब से छोड़ दिया था उसने, और जब से बनुबा की चालबाजी में उसका स्पोर्ट का पता चला है तो आज उनसे बात भी न करने की कसम खा ली थी। शायद ही कोई पिता आज उसने जितना बदकिस्मत होगा। समीर ने देखा तो पल भर को मन पसीज गया उसका, पर वो जानता था कि जीवन में एक दिन ऐसा आएगा ही। आज अपने दोस्त की नजरों से पूरी तरह से गिर चुका था वो, पर मन को एक तसल्ली थी कि कहीं ना कहीं अपने अपराध बोध को कम कर लिया था सब बताकर। उसने बलबीर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संभालिए खुद को सिंह साहब। अभी तो बस शुरुआत हुई है हमारे गुनाहों की सजा भुगतने की। बहुत कुछ सहना है अभी। कहकर उनके कंधे को थपथपा कर बाहर निकल गया।
अमृता का मन बहुत भारी हो चुका था। बच्चों के सवालों का सामना वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्हें रू के घर पर छोड़कर खुद स्कूल के लिए अपने कामों को खुद को उलझाने की कोशिश कर रही थी। करुणा जी उसकी उदासी भांप रही थी। कुछ देर बाद उसे अकेला पाकर उसके पास आई और कारण पूछा। अमृता हमेशा की तरह बात टाल गई। करुणा जी ने उसे बताया कि कुशल मिशी का एक दूसरे को भाई बहन बताना और मिशी के पापा को कुशल का पापा बुलाना, अब इन सब को लेकर चर्चाएं हो रही हैं यहाँ। अमृता जानती थी कि ये सब तो रिएक्ट नहीं किया गया। क्या सच में वो कुशल के पिता हैं? करुणा ने फिर से सवाल किया और जिससे कुछ तो वो बोले, पर अमृता ने बात बदल दी और काम की बात करने लगी। करुणा ने कुछ देर तक उसके साथ काम में लग गई। अमृता ने उन्हें जाने के लिए कहा तो वो एक नजर उसे देखकर बोली, याद है एक बार कहा था मैं कि तुम में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। रजिस्टर पर चल रहे अमृता के हाथ एकदम से रुक गए। उसने गर्दन नहीं उठाई और अपनी उंगलियों के बीच पेन घुमाने लगी, शायद खुद को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। करुणा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं बेटी समझती हूं, जरूरी नहीं कि तुम भी मां समझो, पर एक बात याद रखना, कोई कुछ भी कहे तुम्हारे बारे में, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कहकर वो जाने लगी। कोई भी हमेशा साथ नहीं देता करुणा जी। जब जन्म देने वाले भी साथ नहीं दे पाते तो फिर लोग क्या ही देंगे। अमृता, करुणा जी मुड़कर कुछ बोलने को हुई तो अमृता ने उनकी बात काटते हुए कहा, आपको अपनी बेटी दिखती है मुझ में तो देखकर खुश हो लीजिए, पर मेरे गमों की भागीदार मत बनिए। ये रिश्ते बहुत तकलीफ देते हैं। बेहतर है इंसान दुनिया में कम से कम रिश्ते बनाए, जो भी बनाए उन्हें अपने दिल में जरूरत से ज्यादा न बरसाए और न उन पर भरोसा करे। हर जगह हर कोई बस छल करता है यहाँ। कहकर अमृता बाहर निकल गई। करुणा जी इतने महीने अमृता के साथ रहे तो ये जान तो चुकी थी कि वो ऊपर इतनी कठोर दिखती है। वो जमाने ने उसे बनाया है, वरना कई बार उसे मन की कोमलता भी देखी थी। शायद वो असली अमृता है जिसे इस अमृता ने कहीं अंदर कैद कर रखा है। शाम को अमृता रू के घर आई तो दरवाजे पर ही बच्चों के हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी। मुस्कुरा दी और शायद विशाल घर पर जल्दी आ गई। बच्चे उनके साथ ही खेल रहे होंगे और गेट के अंदर आते ही उसके कदम ठिठक गए। बच्चे मयंक के साथ नहीं, राजवीर के साथ खेल रहे थे। अमृता को देखकर दोनों दौड़ते हुए उसके पास आए और उनके लिपट गए। मम्मा, कितनी देर कर दी आपने, हम कब से आपका वेट कर रहे, कुशल ने कहा। अमृता ने उसकी तरफ देखा, तब तक मैं उन्हें नन्हे पांवों के दौड़ते हुए वंश का भी अमृता के पास आकर उससे लिपट गया। अमृता ने उसे देखा तो मुस्कुराकर अपनी गोद में उठा लिया। चलिए अब जल्दी से सामान पैक कर लीजिए। सामान? कुशल की बात पर अमृता चौंक गई। हाँ पापा, हमें लेने आए हैं, अब से हम सब अपने घर पर रहेंगे, मिशी ने कहा। अपने घर? अमृता की नजर राजवीर पर चली गई। वो अपने हाथ बांधे मुस्कुराकर उसे देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखकर वो बोला, क्या लगा, इस बार भी तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगी और मैं तैश में आकर चला जाऊंगा? अपने सवालों के जवाब लेने गया था, बस वो मिल गए तो आ गया लेने। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। चलो ना मम्मी, जल्दी से सामान पैक करो। कुशल ने उसका हाथ से दुपट्टा खींचते हुए कहा। अभी कैसे जा सकते हैं कुशल, आप दोनों की पढ़ाई का नुकसान होगा ना, परीक्षा के बाद चलेंगे। अमृता झटके से बोली। पर मम्मा, अभी तो फाइनल में बहुत समय है। नहीं, हम एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, है ना पापा, कुशल बोला। ऐसे थोड़े मिल जाता है एडमिशन, अमृता किसी तरह बहलाना चाह रही थी। क्यों नहीं मिल सकता, अभी नया सेशन बस स्टार्ट ही तो हुआ है। पर उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बच्चों को स्कूल बदलने की जरूरत नहीं। यहीं पास में एक घर देखा है मैंने, हम चारों वहीं पर रहेंगे। वहां से तुम तीनों को स्कूल आने में दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, मेरा ऑफिस दूर पड़ेगा पर मैं मैनेज कर लूंगा। अब तो और भी मजा आएगा, मिशी और कुशल चहकते हुए बोले। पर अमृता के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। क्या कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो राजवीर उसे इतने सालों के बाद मिला था वो कोई और था, पर आज जो उसमें था उसे पहले वाले राजवीर की झलक दिख रही थी। उसकी जिद के आगे अमृता हर बार हार रही थी। राजवीर ने उसे देखा और रू को आते हुए देखकर बोला, रू, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। कुशल, आशी, आप लोग मासी के साथ जाओ, मैं और मम्मा कुछ बात करके आते हैं। रू ने अमृता की गोद से वंश को लिया और बच्चों को लेकर अंदर चली गई। अमृता उसी तरह खड़ी रही। जो जिद और जो आत्मविश्वास इस समय राजवीर की आंखों से छलक रहे थे। अमृता बना लड़े हार रही थी। क्या अमृता राजवीर के साथ अपने नए घर में चली जाएगी या फिर से मना कर देगी?
जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 54वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको दोस्तों कहानी अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर ने उसे देखा और रूह को आते देखकर बोला, रूह, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। कुशल, मिशी, आप लोग मौसी के साथ जाओ, मैं और मम्मा कुछ बात करके आते हैं। रूह ने अमृता की गोद से वंश को लिया और बच्चों को लेकर अंदर चली गई। अमृता उसी तरह खड़ी रही। जो जिद और जो आत्मविश्वास इस समय राजवीर की आंखों से छलक रहा था, अमृता बिना लड़े हार रही थी। उसे बुत सा खड़ा देखकर राजवीर भी कुछ क्षण उसे देखता रहा और उसके पास आकर उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोला, अब इस तरह देखोगी तो बिना पूछे ले जाऊंगा, चले क्या? राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। अमृता ने सुना तो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई, जैसे एकदम से किसी नींद से जागी हो। एक नजर राजवीर को देखा और बिना कुछ कहे अंदर बढ़ गई। सामान पैक करने जा रही हो? सब यही है या स्कूल से भी लाना है? राजवीर ने आवाज दिया। अमृता रुकी और अपनी मुट्ठियां कसते हुए गहरी सांस लेकर उसकी ओर घूमी। वह वक्त गुजर चुका है राजवीर सिंह चौधरी, जब अमृता आपकी मर्जी पर चल रही थी। यह नहीं पूछूंगी कि किस हक से लेने आए हैं, क्योंकि व्यर्थ की बहसबाजियां मुझे पसंद नहीं। बस इतना जान लीजिए कि मेरा फैसला अडिग है और अपनी जिद छोड़कर लौट जाइए। राजवीर ने उसे देखकर बोला, डर लग रहा है या कमजोर पड़ रही हो? अमृता ने असमझ से उसे देखा। अचानक से आ गया ना मैं। कोई बात नहीं, थोड़ी ताकत बटोर लो, फिर बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, न आज और न कभी और। देखते हैं, चलो फिर से लगाते हैं बाजी, कि जुनू हमारा और जिद तुम्हारी। देखते हैं हम भी वक्त ने कितना पत्थर बनाया है तुम्हें, कि हर पत्थर पिघलाने का आए हैं, करके इरादा पक्का हम। राजवीर ने कहा। अमृता कुछ नहीं बोली और घूम गई। उसे आगे कदम बढ़ाते हुए देखकर राजवीर बोला, यहीं बैठा हूं, न अंदर जाऊंगा और न वापस जाऊंगा। या तो आकर सारी बातें साफ करोगी या फिर मेरे साथ चलोगी, तुम तय कर लो। अमृता ने सुना पर कोई जवाब नहीं दिया और न वहीं रुकी। वह रूह के घर नहीं रुकना चाह रही थी, पर स्कूल गई और राजवीर पीछे पहुंच गया था। अमृता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रूह के घर पर है, वो यहाँ राजवीर से कोई भी बात नहीं कर सकती थी। अगर सच में राजवीर सब जान चुका है तो कहीं रूह के सामने बात न खुल जाए। वो अनजान है तो अनजान ही रहे इन सब बातों से। दूसरा मन तो ये सोचकर विचलित था कि विशाल ये सब देखकर जाने क्या सोचे, कहीं रूह की दोस्ती भी छीन न जाए उससे। पूरे जहान में बस कुशल और रूह ही तो उसके पास है। रूह का साथ छूट गया तो कहाँ जाएगी, कहाँ छुपेगी अपने बच्चे के साथ? अमृता बेचैनी से छत पर चक्कर काट रही थी और झांक कर देख रही थी कि राजवीर है या चला गया, पर उसे वहीं देखकर उसका मन और बेचैन हो जाता। विशाल, घर के नौकर चाकर जाने क्या सोचेंगे अमृता के बारे में। बेचारी जहां कहीं भी जाकर थोड़ा इज्जत कमाती है, उसकी किस्मत अगले ही पल के उसके लिए जिल्लत का इमारत निर्मित कर देती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, राजवीर की मौजूदगी ने उसे हाथ पांव सर्द पड़ते जा रहे थे। न वो नीचे जा रही थी, न ही बच्चों के पास, जबकि बच्चे राजवीर के आसपास ही चक्कर काट रहे थे। राजवीर भी अपने कहे के अनुसार वहीं बाहर लॉन में बैठा रहा। रूह ने उसे कहा पर वो अंदर नहीं आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। अमृता के पीछे से रूह की आवाज गूंजी। अमृता ने कोई जवाब देते नहीं बना। चलो नीचे, यहाँ कितनी ठंड बढ़ गई है, रूह ने कहा। अमृता नीचे झांक कर देखा, राजवीर वहीं कुर्सी पर बैठा था। उन्हें अंदर आने के लिए कहा पर मैंने मना कर रहे। अमृता, मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूं, पर कम से कम एक बार इस बारे में सोच तो सकती है ना। विशाल जी आ गए हैं क्या? मैं सोच रही थी कि निकलूं अब। अमृता ने बात बदल दी। पागल हो गई है क्या? रात हो गई और ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वैसे भी आज यहाँ बुलाने ही वाली थी। को विशाल जी और 2 दिनों के लिए टूर पर गए हैं तो तू यहीं मेरे साथ रहेगी, रूह ने कहा। विशाल नहीं आ रहा सोचकर कहीं न कहीं अमृता को तसल्ली महसूस हुई। वो नीचे आए तो बच्चे उसके पास आकर शिकायत करने लगे कि कहाँ गई थी। अमृता उन्हें बहला लिया और कुशल बोला कि वो राजवीर को बुला कर लाता है। खाने के लिए अमृता ने उसे रोकते हुए कहा कि कुछ जरूरी बात कर रहे हैं वो फोन पर, बाद में खा लेंगे। कुशल ने फिर से जिद की तो अमृता उसे गुस्से से डांट टपट कर बोली और चुपचाप खाकर सो जाए। हर समय जिद करना बंद कर दे। कुशल ने उसे गुस्सा देखकर कुछ नहीं बोल पाया और मिशी तो वैसे ही ज्यादा जिद नहीं कर रही थी। दोनों को खिलाकर अमृता सुलाने ले गई। कुशल आंखें खोलकर कुछ बोलने की कोशिश करता पर अमृता को गुस्से में देखकर चुप हो जाता। आंखें बंद करके लेट गया। अमृता उसके सर पर थपकी दे रही थी। वो जल्दी ही सो ही गया।
दोनों को सुलाते हुए अमृता आश्वस्त थी कि रूह ने राजवीर को अंदर बुला लिया होगा, पर भी उसके सोने के बाद उसने बाहर आकर देखा राजवीर वहीं बैठा दिखा। उसकी जिद पर अमृता को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दिखाना नहीं चाहती थी। कमरे में वापस आ गई, तभी रूह की आवाज आई। अमृता उसकी ओर घूमी। राजवीर अंदर नहीं आ रहा अमृता, बाहर सर्दी में तबीयत बिगड़ जाएगी। उनकी तबीयत है, बिगड़े सुधरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जाकर सो जाओ या वॉचमैन से कह दो कि उन्हें बाहर करवा दो। अमृता, उसकी बात सुनकर रूह हैरान थी। मुझे नींद आ रही है रूह, कहकर उसने चेहरा फेर लिया। रूह ने कुछ देर उसे देखा और फिर वापस चली गई। कुछ वक्त बीत गया। अमृता बेचैन से फिर से देखने गई। राजवीर को वहीं पर बैठा देख वो अपनी बेबसी और अपनी जिद पर खींच उठी। इससे भी ठंड से राजवीर की तबीयत बिगड़ने का डर उसे सता रहा था। उसने तुरंत से सीढ़ियों का रुख किया, पर आधे में रुक गई। फिर खुद को कठोर कर वापस कमरे में आकर लेट गई और जबरदस्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह वो उठी। वो जानती थी कि राजवीर बाहर ही होगा, जानबूझकर उसे पूरी तरह इग्नोर किया। बच्चे राजवीर के बारे में पूछ रहे थे तो वो सो रहे हैं बोलकर उन्हें स्कूल के लिए रेडी किया और उन्हें नाश्ता कराकर पीछे के दरवाजे से स्कूल के लिए निकल गई। बच्चे तो इस बात से खुश थे कि शाम को स्कूल से वापस आकर वो अपने घर पर जाएंगे। वहीं अमृता के मन में उथल पुथल थी कि राजवीर को लेकर, पर खुद को कठोर ही बनाए रखना जरूरी था कि राजवीर की हर उम्मीद टूट जाए। रूह का 2-3 बार कॉल आया पर उसने इग्नोर कर दिया। वापस नहीं जाना चाहती थी, पर रूह घर पर अकेली थी। उसे रुकने को कहा था, पर उस पर करुणा जी की किसी काम से रूह के पास गई तो बच्चे भी चले गए। अमृता को बाद में पता चला जब करुणा जी वापस आई। अमृता नहीं जाना चाह रही थी, पर रात के समय रूह के लिए तीनों को संभालना मुश्किल होता है, इसलिए मजबूरन आ गई। आते ही उसकी नजर लॉन की कुर्सी पर पड़ गई। वहां राजवीर को न देखकर उसने राहत की सांस ली और आते हुए उसके खिड़की गाड़ी तो देखी उसने तुरंत मुड़कर देखा। राजवीर की कार वहीं खड़ी थी, तो क्या वो अंदर है? अमृता का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक कदम रखा और लिविंग रूम में हर और नजर घुमाई। वहां कोई नहीं था। सब एकदम शांत देखकर अमृता सोच में पड़ गई। तभी गेस्ट रूम से डॉक्टर के साथ बाहर निकलती रूह दिखी। अमृता घबरा गई और उसकी ओर आई। रूह ने उसे देखा तो गुस्से से भरकर उस पर नजर डालकर डॉक्टर से बात करने लगी। सारी बातें समझाकर डॉक्टर चले गई। रूह, ये डॉक्टर? अमृता अपनी बात कहती उससे पहले ही रूह बरस पड़ी। कहाँ मर गई थी? कॉल क्यों नहीं ले रही थी मेरा? अमृता हैरान से उसे देखने लगी। रूह अभी भी गुस्से में थी। पता भी है क्या हुआ? राजवीर सर की तबीयत बिगड़ गई। तो जानती है ना उनके बारे में, फिर भी उन्हें भूखे प्यासे पूरी रात बाहर छोड़ दिया। बेहोश होकर गिर पड़े वो। इतना तेज बुखार चढ़ा आया कि पूरे 2 घंटे में उन्हें होश आया। देख अमृता, जो भी बात है उन्हें शॉर्ट आउट कर। या तो फैसला कर ले या पूरी तरह सब खत्म कर दे। मेरे घर में किसी और को कुछ हो जाए, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। कहकर रूह वहां से चली गई। उसकी बात अमृता को चुभी, पर वो जानती थी कि इस वक्त परेशान है। यह मसला तो उसे सुलझाना ही पड़ेगा। भागने से कुछ फायदा नहीं होगा। एक गहरी सांस लेकर वो कमरे में गई। राजवीर सो रहा था। बच्चे उसके सिरहाने बैठे सर पर पानी की पट्टी कर रहे थे। अमृता को वहां देखकर उसके पास आए और सब बताने लगे। अमृता ने बाहर जाने के लिए खेलने के लिए कहा और वो यहाँ पर बच्चे चले गए। अमृता आकर राजवीर के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे को देखते हुए एक बार फिर जड़ पड़ गई थी। यादें वक्त के साथ धुंधली जरूर पड़ जाती हैं, पर मिटती नहीं है। एक वक्त था जब इस चेहरे को देखना अमृता को सुकून पहुंचाता था, पर आज हालात कितने बदल चुके थे। कुछ खास बदलाव नहीं आया था। वो इस चेहरे में बस उम्र के साथ चेहरा थोड़ा भर गया था। जहां पहले राजवीर खुद पर खासा ध्यान रखते थे, सेव करते थे, अब दाढ़ी रखने लगे थे। चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी, पर अमृता का सुकून अब भी काबिज था इस चेहरे पर। अमृता धीरे धीरे उसे सिरहाने बैठी और उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर रुक गई। एक पल में जाने कितनी भावनाएं उसके अंदर से गुजर गई थी। एक जो राजवीर की तरफ खींच रहे थे उसे, दूसरा जो उसे दूर। गहरे सांस के साथ अपनी भावनाओं पर काबू कर उसकी पट्टी बदलने लगी। रह रहकर उसकी आंखें नम होती, जिन्हें वो अंदर ही अंदर पी जाती। सब सही होता तो आज ये पूरे हक से कह कर रही होती, पर आज चाह कर भी उसकी फिक्र नहीं जता रही थी। उम्मीदें नहीं बढ़ा सकती, जबकि वो जानती थी कि कभी पूरी नहीं कर पाएगी। वो उन उम्मीदों को कैसे कह दे कि नहीं अब उसमें इतनी शक्ति फिर से कोई सपना देख सके। चाहे तब भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुद से भरोसा खो चुकी है। कैसे जोड़ दे उसकी जिंदगी जब वो खुद कतरा कतरा टूट चुकी है। किसी तरह खुद को समेट कर जी रही थी, सिर्फ कुशल के लिए। राजवीर का बुखार उतर चुका था। उसके चेहरे में हरकत हुई जो उसके जागने के पूर्व सूचना दे रहे थे। अमृता ने देखा तो उठकर बाहर निकल आई।
और कि उसका सामना ना करना पड़े। क्या अमृता वापस आकर उससे बात करना जरूरी समझेगी या फिर वहीं पर उसको ऐसा ही रहने देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 55वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको सच में कहानी अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब कैसी है तबीयत? रू अंदर आते हुए बोली तो राजवीर उसे देखकर उठते हुए बोला, ठीक हूं, चलिए कुछ खा लीजिए, दवाई लेनी है। वो नहीं आई? राजवीर के सवाल पर रू ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों जिद कर रहे हैं आप? वो ना कह रही है तो मान क्यों नहीं लेती? अपनी बात होती तो मान जाता। पहले भी तो उसके इनकार को एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, पर आज बात सिर्फ मेरी नहीं, अमृता और बच्चों की भी है। बच्चे? आपको लगता है कि कुशल आपका बेटा है इसलिए आप इतनी जिद पर अड़े हैं ना? अगर वो आपका बेटा नहीं हुआ तो? राजवीर ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोला, पहली बात कि मैं नहीं मान सकता कि अमृता ने मुझसे अलग होते ही शादी कर ली होगी, पर चलो कर भी ली, मान लिया कि कुशल मेरा बेटा नहीं, वो अमृता का बेटा तो है। रूह ने हैरानी से राजवीर की तरफ देखा। अगर वो मिशी को माँ का प्यार दे सकती है, ये जानती हो कि वो बनुबा की बेटी है जिसने उसकी खुशियां तबाह कर दी, तो फिर मैं कुशल को क्यों नहीं अपना सकता? और वो आपको न अपनाने दे तो? रूह ने सवाल किया तो राजवीर ने उसकी ओर देखकर बोला, वाजिब वजह दे, मैं चला जाऊंगा। जैसे जीता आया हूं वैसे भी आगे जी लूंगा, बस वो अपनी चुप्पी तोड़ दे, भले ही मुझे कोस ले, शिकायत कर ले, कह दे कि कभी माफ नहीं करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राजवीर सर, कि उसकी चुप्पी टूटने पर इसके भयानक परिणाम हो। तुम कुछ ऐसा जानती हो क्या? राजवीर की नजर उस पर जम गई। कुछ जानती हूं, पर जितना अमृता को जाना है ये कह सकती हूं कि बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानती, और वो बहुत कुछ वो किसी को नहीं बताएगी, बताए तो शायद टूट जाए। कमी रही मुझ में, शायद तुम्हारी तरह इतनी गहराई से नहीं जान पाया उसे, पर अब जानना चाहता हूं, चाहे परिणाम अब जितना भी भयानक हो। जो कुछ छुपा है वो सब बताएगी या मेरे साथ जाएगी। निश्चिंत रहो, अगर वो टूटी तो इस बार उसे बिखरने नहीं दूंगा। राजवीर ने कहा तो रू ने खाना उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, खाइए, मैं भेजती हूं उसे। कहकर वो उठ गई। वो यहां है? आपके पास ही थी कब से, आपको जागते देखकर चली गई। रू कह के कमरे से बाहर चली गई। अमृता उसके पास थी, ये बात राजवीर को खुशी दे गई। रू के जाते ही दोनों बच्चे वहां पहुंच गए और राजवीर को जागा देखकर उसके पास उसे छूकर चेक करने लगे कि वो अब ठीक है या नहीं। फिर दोनों ही बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगे। राजवीर उन दोनों को देख रहा था। कुशल से मिलने के बाद वो न सिर्फ मुस्कुराने लगा बल्कि गम के उस खोल से भी बाहर आ गया था जहां वो खुद को मिले धोखे से खुद को भुला बैठा था। कुशल ने न सिर्फ उसे वापस खुद से मिलवाया था बल्कि मिसी के भी करीब लेकर आया था। जहां अब तक उसे गाये वगाए मिसी ने अनुभा दिखती थी, आज केवल अपनी बेटी दिखती थी। आखिर हकीकत तो यही है कि मिसी के लिए वही सब कुछ है, अपनी माँ से तो न दूर दूर पहचान और न ही कोई याद संस्कार। अमृता दरवाजे पर बाहर खड़ी देख रही थी। क्या कर रही है यहाँ? कुछ नहीं, अंधेरे में क्या देखूंगी, रोशनी कर लो, अंधेरे में भी सब नजर आने लगेगा। रू ने बाहर का बल्ब जलाते हुए कहा, कई बार अंधेरा अच्छा लगता है, रोशनी सब बर्बाद कर जाती है। आबाद होना है बर्बाद, ये अगर इंसान पहले जान जाए तो कभी कोई गलती ही ना करे। सच तो ये है अमृता कि सब इंसान के हाथ में नहीं है। रू ने कहा तो अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ढूंढ रहे हैं तुझे, जाकर मिल ले। क्या कह रहे थे? वही जो तूने सुना। रू का जवाब सुनकर अमृता ने हैरानी से उसे देखा। जानती हूं वहीं छुप कर खड़ी थी तू, और कहीं मैं शक न करूं इसलिए ये सवाल पूछकर बेवकूफ बना रही है मुझे। न सुना होता कुछ तो कभी पूछती नहीं। अमृता ने नजर हटा ली और कुछ नहीं बोला। देख अमृता, भागने छुपने से कुछ नहीं होगा। कहावत है कि जितना भागते हैं उतना ही वो चीजें पीछे आती हैं। इसलिए सामना कर और मुक्त कर दे दोनों को, खुद को अपने डर से और उनको उनके सवालों की उलझन से। उन्हें सच जानना है, बता दे उन्हें सच। और सब जानने के बाद भी वो कुशल को अपनाना चाहे तो सोचना एक बार इस बारे में। उन्हें तुम मुझसे कहीं बेहतर जानती है। तुझे लगता है कि कुशल जैसा पिता डिजर्व करता है, राजवीर उस पर थोड़ा भी खड़े उतरता है तो एक बार पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ने की सोचना जरूर। बाकी तू जो फैसला करेगी, मैं हमेशा तेरा साथ हूं। उस समय जो मैंने कहा था मैंने उसके लिए माफ कर देना। रू ने कहा और अमृता
का हाथ थपथपा कर चली गई। कुछ देर बाद अमृता कमरे में आई तो राजवीर की नजर उस पर ठहर गई। अमृता बच्चों की तरफ देखकर बोली, आप दोनों को रूम मासी बुला रही है, जाकर खाना खा लीजिए। पापा को आराम की जरूरत है, उन्हें आराम करने दीजिए। पर पापा, कुशल को आगे बोलता देखकर अमृता बोली, मैं यही हूं जब तक आप लोग नहीं आते। अमृता ही जान रही थी कि ये सब बोलने से लेकर राजवीर के साथ एक कमरे में रुकने तक की कितनी हिम्मत बटोर रही थी। बच्चे बाहर चले गए। कमरे में एक अजीब सी शांति पसर गई थी। बैठ सकती हो, कहा नहीं जाऊंगा तुम्हें। राजवीर ने खामोशी तोड़ी और अमृता ने उसे देखा और कुर्सी खींच कर बैठ गई। फिर से खामोशी से अपना कब्जा कर लिया। राजवीर चुपचाप अमृता को देख रहा था और अमृता अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश। राजवीर ने रुमाल उठाकर अमृता की तरफ बढ़ाया। उसने चौंक कर देखा तो राजवीर ने कहा, पसीना साफ कर लो। अमृता ने रुमाल नहीं लिया और अपने दुपट्टे से अपना माथा और गले से पसीना साफ करने लगी। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना गैर हो गया कि मेरी मौजूदगी से तुम इतनी असहज हो जाओ? राजवीर के सवाल ने अमृता के हाथ रोक दिए। थूक निगलते हुए अपना गला तरकर वो बोली, वक्त बहुत बदल चुका है राजवीर, जरूरी नहीं कि आज के हालात कल से मेल खाए। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के चुप्पे के बाद अमृता फिर बोली, क्या सब पता चल गया है आपको? राजवीर ने उसके चेहरे पर गहन दृष्टि डालते हुए हुंकार भरी। उसे नजर मिलते ही अमृता ने अपनी नजर हटा ली। क्या क्या पता है आपको? सब, जो तुमने किया या जो करवाया गया सब। राजवीर, रूह को कुछ मत बताइएगा। उसे पता चला कि उसे किडनैप कर मुझे मजबूर किया गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगी। उसे लगा कि मेरे दुखों का कारण वो है। नहीं बताऊंगा। राजवीर के दो शब्दों ने अमृता को बहुत राहत पहुंचाई। अपनी आंखें बंद कर गहरे सांस लेकर बोली, थैंक यू राजवीर, हम सब पिछली बातें भूल, मैं तो यही कब से कह रहा हूं, भूल जाते हैं सब और चारों मिलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। राजवीर, अमृता कुछ बोलने को हुई, फिर अपने पन आप को शांत करते हुए स्वर में बोली, ये सब बंद कर दीजिए राजवीर, कुछ फायदा नहीं होगा। अमृता ने दूसरी तरफ देखते हुए हिम्मत बटोर कर उससे कहा। राजवीर ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वो आगे बोली, मैं मिशी और कुशल को कभी सच नहीं बताऊंगी। उनके लिए हम ही उनके माता पिता होंगे। आपको मना भी नहीं करूंगी, जब मन करे मिलने आ सकते हैं। मुझे ये टुकड़ों वाली जिंदगी नहीं जीनी। जब हम दोनों उनके माता पिता होंगे तो साथ क्यों न रहें। सब भूलना है तो आज के बाद कभी पुरानी बातों का जिक्र नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ। आप समझते क्यों नहीं? यह मुमकिन नहीं है। अमृता उठकर खड़ी हो गई। क्यों मुमकिन नहीं है? बस नहीं है, अमृता ने कहा और चेहरा फेर लिया। यह मत कहना कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, इसलिए तुम मुझ पर अब भरोसा नहीं कर सकती। हाँ, गलती हुई मुझसे कि सबके सामने मुझे तुम्हारी सच्चाई साबित करने के लिए तुमसे सवाल पूछने की जगह तुम्हारा हाथ थाम कर कहना चाहिए था कि मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए किसी और को तुम्हें ये कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। पर ये तुम जानती ही हो कि उस स्थिति और इतनी मेरी मैच्योरिटी, तुम भी तो कह सकती थी कि अपनी मजबूरी मुझ पर दोष मढ़कर भागना जरूरी था। पर मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव, खुद चाहे कितनी भी तकलीफ सह लोगी, पर अपने कारण किसी को एक खरोंच नहीं आने दोगी। फिर बनुआ का पागलपन देख चुकी थी तुम, तो रू और रिया के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी कभी भी। राजवीर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। सही कहा, कोई मतलब नहीं है अब इन बातों का। चलो अपने घर चलते हैं। राजवीर ने बिस्तर से उठते हुए कहा। जिद छोड़ दीजिए राजवीर, अमृता ने उसकी तरफ खींचते हुए कहा। मुझसे कह रही हो तुम, खुद क्यों नहीं छोड़ देती अपने जिद? राजवीर भी उसे ढंग में बोला। उसकी बात और लहजे को देखकर एक पल अमृता ब्लैंक हो गई और फिर बोली, वक्त पीछे नहीं दौड़ता राजवीर, इसलिए आप भी मत दौड़िए। इतने वक्त में सब बदल गया है। न वो समय है, न वो हालात, और न ही हम कॉलेज में पढ़ने वाले कच्ची उम्र के इमेच्योर स्टूडेंट। हमारी उम्र में अब न तो ये जिद और न ही बेनतीजा तर्क वितर्क करना शोभा देता है। वो तो तुम तब भी नहीं थी। हमारी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी तुम। वक्त के असर से केवल मैं बदला हूं। तुम आज भी वही हो, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और अंदर से घबराई सी। कल भी अपनी घबराहट, अपना डर अपने गुस्से से नीचे दबाती थी, आज भी वही कर रही हो। अमृता, चीजें सिर्फ मेरी इमेच्योरिटी से नहीं बिगड़ी, तुम्हारी इनसिक्योरिटी भी बराबर दोषी रही है। हम दोनों दुनिया के षड्यंत्रों से नहीं, अपनी कमजोरियों के कारण हारे हैं।
उसकी बात सुनकर अमृता ने गहरी सांस ली और वापस बैठते हुए बोली, राजवीर, कुशल अगले महीने पूरे 8 साल का हो जाएगा। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। उसके बर्थडे पर ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। राजवीर, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। पार्थ अगले महीने पूरे 8 साल का हो जाएगा और हमें अलग हुए 7 साल 10 महीने हुए। राजवीर उस पर नजर जमाए हुए बोला। अमृता गर्दन झुकाकर बोली, वो आपका बेटा नहीं है राजवीर, वो तुम्हारा भी बेटा नहीं है अमृता, वो मेरा बेटा है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। बेशक उसने मेरी नहीं, मेरी बहन की कोख से जन्म लिया, पर उसे अपने खून से सींचा है मैंने। बहन? तुम्हारी बहन? अमृता ने अपनी डबडबाई आंखें साफ की और बोली, हाँ बहन, अनाथ नहीं हूं मैं। माता पिता भाई बहन सब थे मेरे पास, पर उनका होना ना होना एक जैसा था। सौतेले रिश्ते नसीब से अच्छे मिलते हैं। बाप सौतेला था तो माँ का प्यार भी सौतेला ही रहा। एक बहन ही थी जो मुझे कभी पराया नहीं समझती थी। कुशल उन्हीं का बेटा है। कुशल के जन्म के कुछ दिन बाद ही वो सड़क दुर्घटना में चल बसी। तभी से कुशल मेरे पास है। हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया है। उसे जन्म नहीं दिया पर अपने खून से सींचकर बड़ा किया है। वो मेरा बेटा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा। आज के बाद से मेरा भी बेटा है। क्या? हाँ, भूल जाओ उसे कि उसे जन्म नहीं दिया तुमने। मान लो कि उसे हमने जन्म दिया है। ऐसे थोड़े होता है। नहीं होता होगा पर अब होगा। राजीव, मैं मजाक नहीं कर रही। मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं। नो, आई एम सीरियस। ये नहीं हो सकता। कोई भी किसी दूसरे की औलाद नहीं अपना सकता। क्यों नहीं? जब तुम अपना सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मेरी बात कुछ और है। एक औरत अपना सकती है पर एक मर्द कभी नहीं अपनाता। अपना भी लेता तो अपने बच्चों के आगे उस बच्चे का हमेशा नीचा दिखाता है। एहसान जताता है कि उसे अपना नाम दिया है। बहुत करीब से देख और झेल चुकी हूं। अपने जीते जी अपने बच्चे के नसीब में ये दुख कभी नहीं आने दूंगी। कहकर अमृता उठ खड़ी हुई। एक इंसान बुरा बाप निकला तो जरूरी नहीं कि सब वैसे ही निकले। मैं वादा करता हूं कुशल को कभी महसूस नहीं होगा कि वो मेरा बेटा नहीं है। अमृता फीकी मुस्कुराई और बोली, जो इंसान अपनी खुद की बेटी को प्यार नहीं दे सका, वो किसी और के बेटे को प्यार देना का वादा करता है। मिशी और कुशल में बहुत फर्क है अमृता। कुशल तुमसे जुड़ा है जिसे ताउम्र चाहा है मैंने, और मिशी भनुबा से जुड़ी है जिसने हर कदम धोखा दिया है मुझे। वो आपकी भी बेटी है। अमृता तबाक से बोली। राजवीर चुप रहा तो अमृता आगे बोली, माफ कीजिएगा राजवीर सिंह चौधरी, पहले अपनी बेटी को उसका पिता लौटाइए, फिर मेरे बेटे को गोद लेने आइएगा। कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गई। मिशी मेरी बेटी नहीं है अमृता। राजवीर के बोल अमृता के कानों से टकरा गए। अब ये राजवीर ने क्या बात कह दी थी? क्या असल में मिशी उसकी बेटी थी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।